हेलो डियर 8th क्लास। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। यह है तो आपकी हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, पर इस दो चैप्टर में दो कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ दो। और कैरेक्टर मतलब एक आदमी से नहीं है मेरा, दो तरह के लोग हैं। पहला कैरेक्टर है वो लोग जो एक समय विशेष में, इन अ पर्टिकुलर टाइम, दे वांटेड टू डू बिजनेस, वो बिजनेस करना चाहते थे। दूसरा कैरेक्टर ये कि वो जिन लोगों के बीच में जाके बिजनेस करना चाहते थे। और इस चैप्टर का नाम है द ट्रेड टू टेरिटरी। आप इसे कहेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ट्रेड से टेरिटरी तक, मतलब बिजनेस से एडमिनिस्ट्रेशन तक। उन्होंने बिजनेस शुरू किया, फिर उनको बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या ऐसी चीज़ें बनी, क्या ऐसी स्थितियां बनी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गए। और कहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम, अपने देश की, इंडिया की। मतलब इस चैप्टर में दो लोगों के बीच में डील होगी। एक है ब्रिटिशर्स, जो कि एक कंपनी के रूप में आए, सिर्फ एक कंपनी आई थी। और दूसरे हैं हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की हुकूमत उस टाइम की, फिर लोकल रूलर्स। और क्या इनके बीच में मोहब्बत हुई, क्या इनके बीच में क्लैश हुए, किससे बनी किससे नहीं बनी, जो अल्टीमेटली लेड टू आवर फ्रीडम फाइट। मतलब हमें पता ही नहीं चला कि हम कब गुलाम बन गए, और फिर इन्हीं लोगों से हमने लड़ाई भी लड़ी, और फिर एक दिन हम आज़ाद भी हुए। तो इस चैप्टर में आपके पास है समझने को ट्रेड से लेकर टेरिटरी तक, ट्रेड से लेकर टेरिटरी, वो भी ब्रिटिशर्स के तरफ से। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये बात है 1600 के, 1600, जब एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी एक बनी, और वो इंडिया की तरफ आई। और जब वो इंडिया की तरफ आई तो अपनी रानी से एक चार्टर लिखवा कर आई कि हम जो है, जो बिजनेस करेंगे सिर्फ हम ही करेंगे। सो दे वॉन्टेड अ सोल राइट एंड दे वर गिवन अ सोल राइट। उनको एकाधिकार दिया गया लिखित में कि आपका कोई राइवल नहीं होगा इस देश से, आप इंडिया जाइए और बिजनेस कीजिए, आप अकेले बिजनेस करेंगे वहाँ तो बड़ा मुनाफा होगा। सीधी सी बात है, कोई राइवल नहीं होगा तो बड़ा मुनाफा होगा। वो मुनाफा कंपनी के लिए भी होने वाला था, वहाँ की सरकार के लिए भी होने वाला था। तो इस तरह से उन्होंने शुरू किया आकर बिजनेस। अब वो आए, आप मैप में देखिएगा कि यूरोप कहाँ है, ब्रिटिश आइलैंड्स कहाँ है, वहाँ से वो अफ्रीका को क्रॉस करते हुए केप ऑफ गुड होप है नीचे अफ्रीका के साउथ में, वहाँ से घूमकर वो इंडिया पहुँचे। और उस समय इंडिया पहुँचने में लगता था उनको 6 से 8 महीने, जो बाद में स्टीम इंजिन्स के आने से वो 3 वीक की जर्नी हो गई थी। अब वो यहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा, अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको चैप्टर नहीं कहानी सुना रहा हूँ। वो जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, हमारे देश से हम हैं, लेकिन यहाँ तो यूरोप के और जगह से आ चुके लोग पहले ही। और पहले भी कितना, 1498 में पोर्चुगीज यहाँ पर पहुँच चुके और वो बहुत अच्छा इस्टेब्लिश्ड भी है। हालांकि वो उनकी वाटर पॉलिसीज वगैरह थी, वो समुद्र पर, इंडिया के इर्द गिर्द समुद्र पर तो उनका राज था, देवर स्टैब्लिश्ड। वो यहाँ आए, उनके पहले इवन डच भी आ चुके थे, जो अराउंड 1598 में, मतलब उनसे कुछ 1595, कुछ 5 साल पहले आए थे। खैर अब ये भी आ गए, और इनके बाद में 1664 तक फ्रेंच भी आ गए थे यहाँ। तो इन्हें बड़ी तगड़ी कंपटीशन मिली थी बिजनेस के लिए। अब चूंकि आ गए हैं, इन्होंने शुरू की। वो एडमिनिस्ट्रेशंस आपके बुक में नहीं है कि उन्होंने कैसे, मतलब वो अकबर का सोच कर आए थे, लेकिन जहांगीर के राज में आए थे, कहाँ कहाँ कैसे फैक्ट्रीज उन्होंने इस्टेब्लिश की, वो आपकी बुक में नहीं है। पर वो आए, अब उन्हें बिजनेस करना था, उन्होंने बिजनेस किया।
यहाँ पर जो इंडिया कहते हैं ना सोने की चिड़िया थी, तो शुरू से यहाँ के जो मसाले थे, जो स्पाइसेस थे, स्पेशली पेपर्स, जो काली मिर्च थी, कार्डेमम, सिनेमम और क्लोव्स, ये बहुत फेमस थे और ये वो लोग यहाँ से खरीदते थे और यूरोप में बेचते थे और बड़ा मुनाफा होता था। लेकिन विद टाइम ये जो कॉम्पिटिटर्स थे उनमें कंपटीशन होने लगी तो खरीदी में भी कंपटीशन होने लगी, बेचने में भी जो मार्केट में बेचते थे वहाँ भी कंपटीशन होने लगी। तो ग्रेजुअली इनका जो मुनाफा था वो कम होने लग गया। खरीदने में भी ये महंगा खरीद रहे थे। अब जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, यूरोप में इंडियन मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा हाईएस्ट थी, और जो कॉटन था, जो सिल्क था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था और डिमांड भी बहुत थी। तो ये जो मसाले, कॉटन, सिल्क, ये सब बहुत डिमांड में थे, तो महंगे भी हो गए थे वहाँ पर। अब ये भी महंगा खरीदते थे यहाँ से, क्योंकि डिमांड, खरीदने वाले एक की जगह 4 थे, 5 थे, 6 थे, यूरोपियंस थे। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए आपस में लड़ने लगे। पहले इनकी लड़ाइयाँ पानी में बहुत हुई, कि आने में लड़ाई, जो माल लेकर जा रहा वो जाने में लड़ाई, ताकि ये मार्केट तक पहुंच ना पाए। वो उनके रोड ब्लॉक करते थे, मतलब वॉयज के लिए जो इनके ट्रैक्स थी वो ब्लॉक करते थे, ये इनके जहाज़ों को डुबा देते थे। ऐसा चलता रहा। ये यहाँ इंडियन टेरिटरी में भी लड़ने लगे और इन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन शुरू किया, कि जो हमारा ट्रेड है, जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, उसको भी इन्होंने फोर्टिफाइड करना शुरू किया। और जब इन्होंने किलाबंदी, घेराबंदी शुरू की, तब यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनको प्रॉब्लम होने लगी, कि हमारी टेरिटरी में तुम किलाबंदी करोगे और हमें उतना तूल भी नहीं, हमें उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हो। अब क्या हुआ था कि इन्होंने जब यहाँ बिजनेस करने आए थे, तो इनको ये लगा था कि हमको यहाँ भी, जैसे उन्होंने चार्टर रानी से लिया था, यहाँ भी हमें कुछ पॉलिटिकल हेल्प चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे ठीक से बिजनेस। तो इन्होंने जो लास्ट पावरफुल रूलर था मुगल का, चूंकि मुगलों का राज था, औरंगजेब, जो 1707 में चल दिए थे, उनसे लिखवा लिया था कि हम लोकल लेवल पर ड्यूटीज पे नहीं करेंगे। इनसे क्या हुआ था कि जो लोकल रूलर्स थे, जो नवाब थे, वो बहुत अफेक्ट हुए थे वो। और उनकी मौत के बाद में अब देखिए सिनेरियो क्या बना, बिजनेस से टेरिटरीज कैसे हुई अंग्रेजों की। उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया, लोकल रूलर्स को टैक्स न देने का फरमान उनको औरंगजेब से मिल गया। औरंगजेब के बाद में जो रीजनल पावर्स थे, जैसे नवाब थे, लोकल रूलर्स थे, उन्होंने अपना अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया अच्छे लेवल पर, क्योंकि उनके बाद, औरंगजेब के बाद मुगल्स में कोई ऐसा रूलर नहीं आया जो परस्यू कर पाता ऑल ओवर इंडिया की सल्तनत को। वो फिर ऐसा उनका नहीं बचा। जो आखिरी बहादुर शाह जफर थे, जिनके बारे में आप जानते हो, 1857 की क्रांति में जिनको पकड़ा गया था, जिन्हें जेल कर दी गई थी, वहीं मारे गए थे, काफ़ी असैसिनेशन हुआ था। वो आखिरी रूलर थे बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह 2 थे एक्चुअली, जफर लिखते थे। ये आखिरी रूलर थे, लेकिन आखिरी पावरफुल रूलर जो थे वो औरंगजेब थे। अब इन्होंने जो दे दिया था फरमान ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इससे उन्होंने क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि वो लोकल लेवल पर तो दे ही नहीं रहे थे, प्लस जो खुद उनके ऑफिशियल्स ने ट्रेड शुरू की उस पर भी नहीं दे रहे थे, जिससे कि इनकी लोकल रूलर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई, बनना बंद हो गई। और ये कहानी शुरू होती है बंगाल से। पहले तो इन्होंने एक और चीज़ की थी, कि इन्होंने क्या किया था, लोकल रूलर्स को ब्राइब देकर, जो नवाब के नीचे में जो गाँव के, बड़े बड़े गाँव के रूलर्स हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे, उनको ब्राइब करके 3 गांव ऐसे ले लिए थे जहाँ पर कि इनको ड्यूटीज़ नहीं देनी होती थी। इन्होंने ज़मींदारी ले ली थी, और उनमें से एक था कैलिकटा, जो बाद में कैलकटा हुआ, फिर कोलकाता हुआ, जो अपने आप में एक पावरफुल जगह थी। अब क्या हुआ, एक नवाब की बात करता हूं मैं, मुर्शीद कुली खां। ये एक ऐसे नवाब हुए जिन्होंने शुरू किया
ये अपोज करना कि आप टैक्सेशन देंगे, अदरवाइज यहां बिजनेस नहीं कर सकते। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब सिर्फ बिजनेस नहीं, अब हमको कुछ और भी करना पड़ेगा। उन्होंने पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकल तरीके अपनाए कि अब हमको अगर ट्रेड करना है और प्रॉपरली प्रॉफिट कमाना है तो कुछ और भी करना होगा, हमें पॉलिटिकली भी घुसना पड़ेगा। और ये जो नवाब है जो हमें करने नहीं दे रहे, इनके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो पहले ऐसे नवाब हुए मुर्शीद कुली खान, दूसरे हुए अली वर्दी खान और तीसरे हुए उनके बाद में सिराजुद्दौला। ये लगातार इनसे कहते रहे कि आप विदाउट टैक्सेशन नहीं कर सकते या बिजनेस आपको करना होगा। और जब औरंगजेब के बाद में जब इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे अब आपको टैक्सेस, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी, कैसे गुलामी की तरफ हम बढ़े और कैसे आज़ादी के लिए फिर से हमने लड़ाई की उन लोगों से जो कि हमारे रहमो करम पर हमारी टेरिटरी में, हमारे देश में बिजनेस करने आए थे। सिराजुद्दौला ने एक दिन 30,000 सैनिक लिए और चढ़ाई कर दी इनके जो जो एस्टेब्लिशमेंट थे। जैसे एक था उनका कुछ कासिमपुर करके, कासिम नगर कासिमपुर, उन्होंने चढ़ाई कर दी 30,000 सैनिकों से कि वेयर हाउस बनाए, ब्लॉक करो, इनके ऑफिशियल से ब्लॉक करो, इनकी आर्मी बनी हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर दी, उसको बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया आर्मी को। फिर वो बढ़े कोलकाता की तरफ, जहां फोर्ट था कब्जे में कर लो। उन्होंने साफ दर्शा दिया कि आप विदाउट टैक्सेशन नहीं कर सकते, अदरवाइज आई एम द नवाब। और नवाब उस समय वो प्रोफाइल होता था जैसे आज का लगभग आप एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, क्योंकि जो बंगाल था वो आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा बिहार, ओडिशा, यूपी का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट, मतलब इट वाज लाइक अ कंट्री। तो उन्होंने ये सब कर दिया। और ये खबर लगी मद्रास में बैठे हुए रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव की भी अपनी एक स्टोरी है जो आपकी बुक में है कि 18 साल की एज में ही इंडिया भेजा गया था 43 में, और उसने 67 तक यहाँ सर्व किया और बहुत पैसे वाला बना वो। फिलहाल तो वो रॉबर्ट क्लाइव फोर्स लेकर आया, फोर्स गैदर किया और उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ाई की। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस लड़ाई में कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई और हम गुलामी की तरफ आगे बढ़ गए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रॉबर्ट क्लाइव ने डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स खेली। जो सिराजुद्दौला का वॉर जनरल था, आर्मी जनरल मीर जाफर, हिंदुस्तान में उसे गद्दार भी कहते हैं, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और कहा कि इसके बाद आप बंगाल के नवाब हो जाना, क्योंकि इनको पपेट रूलर्स चाहिए थे। अब इनको ऐसा सोचना था कि अगर इन रूलर्स की जगह पपेट रूलर्स आ जाए तो हम जितनी चाहे छूट, जितनी चाहे प्रिविलेजेस ले लेंगे, और इनको अल्टीमेटली बिजनेस करना था। देवर अ कंपनी, वो एक कंपनी थे। तो सिराजुद्दौला के वॉर जनरल को अपने साथ मिला लिया और उस मीर जाफर ने बिना लड़े ही कॉन्स्पिरेसी से सरेंडर भी किया, वॉर हारे, सिराजुद्दौला को पकड़ के असैसिनेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और मीर जाफर अब बंगाल के नवाब हो गए। अब बंगाल के नवाब ने इनको खूब प्रिविलेजेस दी, कंपनी ने खूब सारा पैसा कमाया, खूब लूटा, जिसको आप लूट ही कह सकते, खूब लूटा। और एक समय आया कि मीर जाफर को ऐसा लगने लगा कि यार नवाब मैं हूं और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो उसने अपोज करना शुरू किया, सीधे इस मीर जाफर को हटा दिया, डिपोस्ट कर दिया। और उसी के दामाद, आपकी बुक में ये लिखा नहीं है कि दामाद है, बट उसी, शायद ना लिखा हो, उसके बाद जो बिठाया वो था मीर कासिम, जो इसका दामाद भी था।
जो चाहता था कि मैं बनूं बंगाल का नवाब, तो मीर कासिम को बना दिया अंग्रेजों ने। अब मीर कासिम कंपैरेटिवली बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट था, और उनको टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए थे। इसने तो उनके बिल्कुल उस हिसाब से मानी नहीं, जैसा मीर जाफर इनका पपेट था, उस तरह से उसने एक्ट नहीं किया, बिकॉज ही वॉज नवाब। तो उसे भी हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, पर वो ऐसे नहीं माना। पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सिराजुद्दौला ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें मीर जाफर ने कॉन्स्पिरेसी करके अपने ही नवाब को मरवाया था, उसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत फेमस है, जो 1757 में लड़ी गई थी। और 1857 में जो हुआ था विद्रोह, वो फिक्स 100 साल बाद हुआ था। और ये हमारी गुलामी की पहली लड़ाई थी, जो बिना लड़े हम हार गए थे। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई 1757 में। और किसी ने तब, ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है, तब ये घोषणा भी की थी, ये भविष्यवाणी की थी कि आज से 100 साल बाद हम आज़ाद होंगे। और इसी कारण से ये भी भविष्यवाणी वापस याद आई थी 1857 में, और लोग इसको याद करके भी खूब लड़े थे। फिर जब मीर कासिम को हटा दिया गया, तो वो सीधे नहीं बैठा, तो उसने दो और रूलर्स की मदद से 1764 में एक लड़ाई लड़ी, जिसको बक्सर का विद्रोह कहते हैं, बक्सर का युद्ध 64 में। आपकी बुक में ये नहीं है, लेकिन शाह आलम द्वितीय, शाह आलम टू और अवध के नवाब की मदद से ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें भी कंपनी जो है जीत गई थी, और कंपनी अब से सेट हो गई थी कि दे आर विनर्स। और फिर से 64 में ही फिर से उसके ससुर, मतलब उनका पहला पपेट रूलर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। पर एक ही साल में उसकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई डेथ। अब 65 में इन्होंने सोचा कि हम नवाब बनाते हैं, अपना पपेट रूलर बनाते हैं, और वो कुछ समय में हमसे बगावत कर देता है, तो क्यों ना हम ही अपने लोगों को नवाब्स बनाए। और उन्होंने फिर बनाए और उनको नवाब्स कहा, नवाब्स उन्होंने बनाए, गवर्नर बना के बैठा है। इसी क्रम में अब ये जो मीर जाफर को दूसरी बार जब नवाब बनाया था, तो यहां इन्होंने पॉलिसीज थोड़ी सी चेंज कर दी कि आप तो हमें टैक्सेशन दो। उस समय बंगाल से उन्होंने 5 लाख रुपए महीना लिया था, और ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। अब इन्होंने इस पॉलिसी पे काम शुरू किया था। वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब पपेट्स बनने लगे तो डायरेक्टली तो नवाब्स रूल करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली अब कंपनी का रूल हो गया था। अब उन्होंने सीधे टैक्सेशन लेना शुरू किया कि आप 5 लाख रुपए महीना दीजिए बंगाल से। वैसे ही अब इनको ऐसा लगा कि बिजनेस के साथ साथ अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले ली, तो फिर तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो बिजनेस, इनको अल्टीमेटली सिर्फ बिजनेस और बिजनेस ही था दिमाग में, ऐसा बताया जाता है इतिहास में, स्पेशली आपकी बुक में। तो इन्होंने अपने गवर्नर्स बनाने शुरू कर दिए, और यहां से इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लगा दी थी। अब इन्होंने जैसे नवाब को जीत लिया, फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी डिप्लोमेटिक जो थी, वो भी सारा डिप्लोमेसी लगा के कंपनी ने टेरिटरीज को एक्सपैंड करना शुरू किया। और उसी तरीके में इन्होंने अब अलग अलग तरीके अपनाने लगे, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाने लगे, जिसमें एक था सब्सिडायरी सिस्टम, जिसमें यह था कि अब जो नवाब्स थे
जो लोकल रूलर्स थे, छोटे बड़े, स्पेशली बड़े ही, उनको कहा था कि यू कैन नॉट डिप्लॉय योर ओन आर्मी, आप अपनी आर्मी जो है नहीं डिप्लॉय कर सकते। इसको हिंदी में सहायक संधि बोलते थे, कि हम आपकी सहायता करेंगे आपकी सेफ्टी में। तो अब आप आर्मी नहीं रखेंगे, आर्मी तो हमारी होगी, लेकिन उसका खर्च आप वहन करोगे। मतलब आप देखिए कि आर्मी हो गई ब्रिटिशर्स की, और बड़े रूलर्स को उन्होंने अपने घर में ही कैद कर दिया, और ये पूछा नहीं गया था, ये बाय फोर्सफुल्ली ये इन्होंने बनाया था। और उस समय तक क्या था कि ये तो डिप्लोमेटिक थे, और रूलर्स अब ऐसी स्थिति में आ गए थे कि इनकी बात माननी होगी। तो जैसे एक अवध का किस्सा था जो वेलेस्ली ने शुरू की थी, कि अवध के नवाब को ये सब्सिडायरी सिस्टम उन्होंने लागू किया, कुछ समय के बाद वो दे नहीं पाए, तो उन्होंने अवध को ये कहकर कि आप अगर नहीं देंगे तो एज अ पेनल्टी आपकी टेरिटरीज ले ली जाएगी, कंपनी रूल के अगेंस्ट अंडर आ जाएगी। देखिए क्या तरीका था, आर्मी इनकी, लेकिन वो प्रोटेक्ट कर रही है इंडियन रूलर को। मतलब वो उसको घर में बैठे बैठे कैद कर दिया है। अगर इंडियन रूलर किसी से, जिस आर्मी का टैक्स दे रहा है, जिस आर्मी का खर्च वहन कर रहा है, उस आर्मी को यूज करना है किसी बैटल में, तो वो अंग्रेजों से पूछना होगा, अंग्रेजों की सलाह लेनी होगी, उनकी कंसेंट लेनी होगी। लेकिन आर्मी का खर्च ये रूलर वहन कर रहा है, तो वो नहीं कर पा रहे थे, और बड़ा खर्च था उस आर्मी का। तो जैसे अवध का 1802 में ले लिया गया था, ये केस था, वेलेस्ली ने ले लिया था। इस वेलेस्ली की पॉलिसी को कंपनी ने भी इस्तेमाल करके सब जगह लगा दी। जो नहीं मान रहा था उस पर फोर्सफुली कर रहे थे। अब जैसे ये अवध का आ गया, बंगाल आ गया, अवध आ गया डायरेक्ट रूल में, फिर ये चले थे नीचे, जैसे टीपू सुल्तान का केस है, अ ब्रेव वॉरियर कहते हैं। और ये टीपू सुल्तान जो थे, ये मैसूर के शासक हुआ करते थे। इनकी इस मैसूर की एक अपनी कहानी है, एक पूरा चैप्टर है कि मैसूर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे इन्होंने लिया था। टीपू सुल्तान के एक्चुअली पापा ने लिया था, जो हैदर अली थे। वो कैसे एक सैनिक से और मैसूर के शासक हुए थे, उनके ये बेटे हैं टीपू सुल्तान। और मैसूर से ब्रिटिशर्स ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें इनके फादर की डेथ हुई थी, टीपू सुल्तान के। और टीपू सुल्तान ने भी जो चौथी लड़ाई लड़ी थी वो 1792 में लड़ी थी, जिसमें कि वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को, उसको सेरिंगापट्टनम लिखा है, श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते इनकी भी शहादत हो गई थी, इनकी मौत हो गई थी। अब इनसे लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई? तो जो साउथ में, अब ब्रिटिशर्स वर फोकस टू बिजनेस, साउथ में मालाबार कोस्ट था मैसूर की टेरिटरी में, वहाँ से क्लोव्स और कार्डेमम और चंदन, लौंग, इलायची, चंदन का, सैंडल का एक्सपोर्ट करती थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जहां साफ टीपू सुल्तान ने मना किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहां से एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि टीपू सुल्तान वॉज फ्रेंड ऑफ फ्रेंच, वो फ्रांसीसियों के दोस्त थे। जब आप अगली क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे 9th के पहले ही चैप्टर में, तो कई क्लब्स बने थे फ्रेंच में, उनको इंडियन टीपू सुल्तान ने भी ज्वाइन किया था। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी फ्रेंच लोगों से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो कंपनी थी वो सिर्फ प्रॉफिट पे देखती थी और टीपू सुल्तान को अपने लोगों की चिंता थी। तो उन्होंने यहाँ बैन किए, और लोकल मर्चेंट्स को भी मना किया था कि आप ब्रिटिशर्स से बिजनेस ना करें। और टीपू सुल्तान प्रोवाइडेड हिज आर्मी मॉडर्न ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। फ्रांसीसियों की मदद से टीपू सुल्तान ने मॉडर्न ट्रेनिंग भी दिलवाई थी अपनी आर्मी को, जो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, नागवार गुजरी, और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। अब एक बात बताइए, हमारे घर में हम अपनी
ट्रुप्स को क्या ट्रेनिंग देते, कहाँ बिजनेस करते, उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये अब तक एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए थे, एक एक पार्ट जीतने लगे थे, इंडिया के बड़े पार्ट पे इनका कब्जा होने लगा था, डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव। आपको पता चलेगा कि ये हम 92 में आ गए, 93 में तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बना दी थी, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इनका चूंकि पूरे इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा हो गया था, तो अब इनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी कि आप ऐसे करो फ्रेंच लोगों के साथ में, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसियों के साथ में वगैरह वगैरह। तो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उनसे, और फाइनली इसमें भी ब्रिटिशर्स की फाइनली चौथी लड़ाई में ब्रिटिशर्स की जीत हुई। लेकिन 3 लड़ाइयों में दोनों तरफ के लोग जीत रहे थे। किसी वॉर में नो प्रॉफिट नो लॉस, किसी में इनको प्रॉफिट, किसी में उनको प्रॉफिट। लेकिन चौथी लड़ाई जो ब्रिटिशर्स ने लड़ी वो अकेले नहीं लड़ी थी, वो मराठाज और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मतलब हैदराबाद का निज़ाम और मराठा जो इंडियन मराठास थे, उनके साथ मिल के कंबाइन फोर्सेस ने मैसूर पर अटैक किया। तब टीपू सुल्तान हारा था और मर भी गया। और फिर वो जो एनेक्सेशन था मैसूर का वो हो गया। एनेक्सेशन मतलब दे एनेक्स द मैसूर, मतलब पावरफुल पावर से, अपने पावर से फोर्सफुली अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मैसूर भी ले आए थे। अब बात आई मराठा की, तो मराठाओं की भी अपनी कहानी है। मराठाओं से भी ब्रिटिशर्स ने 3 वॉर लड़ी। अब देखिए, मराठा उनके साथ भी लड़ रहे हैं और मराठा उनके अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं, बट था ये पॉलिटिकल सिनेरियो था उस समय इंडिया में। मराठाओं से उन्होंने 3 वॉर लड़ी, जिसमें एक वॉर में तो नो प्रॉफिट नो लॉस में गए, जो 1782 में हुई। दूसरी वॉर में इन्होंने कुछ 1803 to 5 वॉर हुई, जिसमें मराठाओं ने यमुना के किनारे के शहर जैसे दिल्ली, आगरा गवा दिए। एनेक्सेशन हो गया ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में उनका, और उड़ीसा भी हार गए। और तीसरी वॉर में तो पेशवाई ही चली गई। जो पेशवा, आपने अगर बाजीराव मस्तानी नाम की मूवी देखी, जो बहुत अच्छी मूवी आई थी, नहीं देखी तो आप देखना, कि पेशवा हुआ करते थे जो एक बहुत बड़े लीडर होते थे, मतलब प्रिंसिपल मिनिस्टर हुआ करते थे छत्रपति के अंडर में। छत्रपति पूरा एक एम्पायर होता था जिसका प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था पेशवा। और आप पेशवा की ताकत से समझ जाएंगे कि पेशवा के अंडर में ही सिंधिया आते थे, रिपोर्ट करते थे उनको, भोसले होते थे, होलकर होते थे, गुजरात के गायकवाड़ होते थे। उस पेशवा को ही खत्म कर दिया इन्होंने तीसरी लड़ाई में सॉरी, और पेशवा को भेज दिया बिठूर, जो कानपुर के आसपास है, कि अब आप वहां जाइए और आप पेंशन पे रहिए, ब्रिटिशर्स आपको पेंशन देंगे। अब पेशवाई से पेंशन पे आ गए, मतलब मराठा खत्म। यादें कहां से चले थे? अपने देश से लिखवा के, सोल राइट लिखवा कर इंडिया आए थे। यहाँ भी औरंगज़ेब से लिखवाया था कि साहब हमको ड्यूटीज़, लोकल ड्यूटीज़ माफ़ कीजिए, माई बाप। वहाँ से कहाँ आ गए? लगभग 63% इंडिया, जिसमें 78% पॉपुलेशन थी, उस पर इनका कब्जा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इनके पावर हो गए, वहाँ तक आ गए, ये ख़त्म हुए। फिर उनको एक ऐसा भी लगा कि जो नॉर्थ ईस्ट था, जिसमें आपने पुराने टाइम में पढ़ा था कि सारे अटैक्स जो होते थे, और आगे भी पढ़ोगे, सारे अटैक्स जो आज का पाकिस्तान एरिया है वहाँ से होते थे, नॉर्थ ईस्ट से। उसे सेव करना पड़ेगा, क्योंकि उसी समय जो रशियंस थे वो बहुत पावरफुल होते जा रहे थे, तो कहीं रशियन इधर से आ न जाए। तो उसके लिए इन्होंने 1838 to 42 अफगानों से लड़ाई लड़ी लगातार, और वहां भी जीता, उस एरिया को ब्लॉक किया। फिर उसी एरिया में पंजाब आता, तो उन्होंने पंजाब पर भी लड़ाई लड़ी, लेकिन उस समय रणजीत सिंह जो थे वो उससे जीत नहीं पाए। लेकिन रणजीत सिंह के बाद बाकी सिख रूलर से वो जीत गए, और 1849 तक वो भी कंपनी के अंडर में
आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ कंपनी थी, अभी ब्रिटेन राज नहीं कर रहा है, सिर्फ एक कंपनी, वो भी ले लिया उन्होंने। अब फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ सब होने लगा। एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम था किट्टूर, आपकी बुक में है, जो कर्नाटक में है, उसे भी वो एनेक्स्ड करना चाहते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहते थे। और वहां की एक रानी थी, उनका नाम था रयम्मा, चन्नम्मा, रानी चन्नम्मा। उन्होंने इसको अपोज किया। शी रेस्ट्रिक्टेड एंड शी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ऐसी कहानियां पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रीजन में आपको कई मिलेगी। तो चन्नम्मा, रानी चन्नम्मा फॉट अगेंस्ट देम और अच्छे से लड़ाई करी उन्होंने। पर उनको 1824 में 1824 में उनको प्रिजन कर लिया गया, बंदी बना लिया। और 29 में मतलब 5 साल में उनकी प्रिजन में ही मौत हो गई। अब इनका एक चौकीदार था, यही वर्ड है आपकी किताब में, चौकीदार, जो एक बड़ा ईमानदार गरीब चौकीदार था इनका, जिसने इसको परस्यू किया था, उनके इस टारगेट को, कि हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, हम नहीं देंगे। ऑब्वियस सी बात है, चौकीदार अकेला तो नहीं लड़ सकता, उनके एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर में आ गए, मतलब उसको बहुत पसंद करते थे। और उसने 30 तक लड़ाई लड़ी थी, 24 से 24 to 30, 1824 to 1830, एंड देन ही वाज कॉट एंड हैंग्ड। फिर उसे पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। मतलब ये वो समय था जब फांसी देने लगे थे लोग अलग अलग एरियाज से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उठने लगे थे। और ऐसी एक बड़ी ब्यूटीफुल कहानी आपके बुक में नहीं है, पर एक मूवी बनी है केवल वर्मा की, साउथ के, वो जो जंगल में भी राजा हुआ करते थे, उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी थी। अगर आप देख सको तो देख लेना, केवल वर्मा सर्च करके, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एक मूवी है, ब्यूटीफुल मूवी है। इस तरह से कई लोकल राजा हुआ करते थे छोटे छोटे लेवल पे, कई लोकल लीडर्स, कई लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस जो पहले से चल रहे थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब ये सब लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। फिर क्या हुआ कि एक्सक्यूज मी, कॉन्शियस अबाउट, अंग्रेज दिन ब दिन अपना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाते चले गए। अब नॉर्थ साउथ सब उनकी टेरिटरी में आ गया था। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा अब अच्छा, इनमें से कहीं भी उन्होंने सीधे फोर्स कहीं नहीं भेजा है, सीधे फोर्स नहीं भेजते थे वो। उनके बिजनेस में जो तकलीफ आ रही है तो वो उसको किसी भी तरीके से पॉलिटिकली, जैसे उन्होंने बंगाल पे किया, डिप्लोमेट तरीके से, जो अभी मैं आपको एक डिप्लोमेसी बताऊंगा, और मीर जाफ़र को जैसे उन्होंने किया था, इकोनॉमिकली जैसे सब्सिडायरी सिस्टम, सहायक संधि बनाई थी, सब तरीके से कर रहे थे। अब एक और उन्होंने पॉलिसी लगाई, पॉलिसी थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा आपका राज्य किस स्थिति में, ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके कारण आप झांसी की रानी को जानते हैं। ये भी एक मेजर रीजन था झांसी की रानी को जानने का, कि अगर किसी रूलर का, छोटा हो बड़ा हो, लोकल हो बड़े स्पेक्ट्रम पे हो, अगर उसका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, अगर प्रॉपर हेयर नहीं है, मतलब उत्तराधिकारी जो उसी ने पैदा किया हो मेल, तो उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसका रूल है, जो भी उसकी टेरिटरी, वो कंपनी के अंडर टेकिंग में आ जाएगी। और इसके थ्रू भी उन्होंने नागपुर, संबलपुर, झांसी, अवध, इनके टेरिटरीज को अपने में ले लिया था। ऑफ कोर्स वो अपोज करते थे, लेकिन उस समय तक ये लोग लोकल रूलर्स बहुत छोटे छोटे हो गए थे अंग्रेज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, जो कभी आपके सामने घुटने टेकती थी और लिखित में परमिशंस मांगती थी। और आप किसे नहीं पता झांसी की रानी की कहानियाँ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक ऐसे डिप्लोमेसी थी जिसके अंडर में उन्होंने काफ़ी एनेक्सेशन किया, और अवध को 1856 में ही लिया था, जिसके कारण 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था
सिपॉय मैटनी था वो एक्चुअली, जो जिसमें सारे देश ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में, उसमें अवध ने जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया था। ये भी एक रीजन था, क्योंकि और अंग्रेजों की धूर्तता भी देखो थोड़ा सा, वो दे वर चीटर्स एज वेल, दैट दे प्रेजेंटेड इट नॉन गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। उन्होंने बहाना यह दिया इन जगहों का कि इनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने इनसे ये टेरिटरीज ले ली है। तो अब ऐसी स्थिति बची थी कि बहुत कम रीजन्स बचे थे जो इनके एनेक्सेशन में नहीं थे, और अब तो जगह जगह से वो उठने लगी थी क्रांति की चिंगारियां। फिर इन्होंने क्या किया कि एक दूसरी तरफ से, ये सब तो एक तरफ से कर ही रहे थे, दूसरी तरफ से ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेटअप कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन सेट करना अब इंडिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम सिर्फ ट्रेड नहीं करते, ट्रेड के कारण हमने बहुत सारा एनेक्सेशन कर लिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने मेनली क्या किया, जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था इन्होंने बहाल करने की कोशिश की। सच्चाई तो ये थी कि इनका यहाँ होना ही अन्याय था इंडियंस पर इन्होंने, ये बड़ा विरोधाभास है, इन्होंने न्याय व्यवस्था की स्थापना करनी शुरू की। सबसे पहले उसमें जुडिशरी को सही किया कि इनसे पहले तक काजी फैसले किया करते थे, क्योंकि मुगल रूल था, तो काजी मतलब जज होता है, काजी रूल किया करते थे, और मुफ्ती लॉयर्स हुआ करते थे। मुफ्ती लॉयर्स को कहते हैं। आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे, लेकिन मतलब इनका ये भी था। इन्होंने 2 तरह की कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश की, क्रिमिनल एंड सिविल, जो आपके भी आज भी है, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी क्रिमिनल, दीवानी मतलब सिविल। तो फौजदारी जो क्रिमिनल थे उनके फैसले अभी भी मुफ्ती ही काजी ही सुनाते थे, लेकिन इन्होंने कलेक्टर सेटअप किए थे, जो आज भी है, कि एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे सुप्रीम जो कमांडर, जो व्यक्ति होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसके हाथ में होती थी, वो कलेक्टर होता था, जिसके अंडर में काजी साहब अपने फैसले दिया करते थे, जिसकी मॉनिटरिंग में, और दीवानी इनके अंडर में था, कलेक्टर के अंडर में। मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, आप कई फिल्में देखोगे ब्रिटिशर्स की जिसमें कलेक्टर होता था। आगे चल के कलेक्टर इंडियंस भी बनने लगे, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, अब ये सुधार कर रहे थे, आगे इसके क्रम में इन्होंने क्या किया, पहले तो मैं आपको बता दूं 1773 में इंडिया में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की थी, जो मैंने मेरी बताई हुई कई बातों में ऐसा है कि जब आप बड़े भी हो जाएंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें से कुछ बातें जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती रहेगी, उसमें से एक ये भी है, 1773 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया था। क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, कोशिश की, पंडितों को बुलाया इंडिया में 75 में 11 पंडितों को, और इसके पहले इन्होंने इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी कि भैया हम तुम्हारे लिए लॉ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो धर्मशास्त्र के हिसाब से आपकी क्या क्या मान्यताएं हैं वो दीजिए। तो इंडियन पंडित जो थे उनका जो इंटरप्रिटेशन होता था, सबका एक चीज़ में कई अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता था, जिससे वो बड़े परेशान हो रहे थे। 75 में इन्होंने 11 पंडित बुलाए थे, और सारे धर्मशास्त्रों को, जो पुरानी बुक्स हुआ करती थी, जो भी इनके तरीके होते थे, वो सब रख दिए, और 1778 में मुस्लिम्स के सारे ले लिए बुला के और रख लिए, और एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया कि इंडिया में इसके हिसाब से अब लॉ चलेगा। उसकी स्थापना तो सुप्रीम कोर्ट की 73 में ही हो गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने जुडिशरी सिस्टम बनाया। फिर इन्होंने आर्मी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर रूल करना है तो जुडिशरी चाहिए, आर्मी चाहिए। ये जो जुडिशरी में इन्होंने कलेक्टर बिठाया था, ये पूरा सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करता था। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, रेवेन्यू और टैक्सेशन कलेक्ट करता था,
और जो दोषी पाए जाते थे उनके खिलाफ ये सिविल में फैसले करते थे कि आपने ये नहीं किया, ये करना, ये नहीं ये किया। और इसकी ये मदद लेता था काजियों की, मतलब जजेस की, पुलिस की और सूबेदारों की। और जो आर्मी सिस्टम था, इन्होंने कहा कि ये व्यवस्था बहाल करनी होगी। तो जो पुराने समय से आर्मी चली आ रही थी, जिसमें जो नवाब हुआ करते थे उनको लोकल लीडर्स जो थे वो हेल्प किया करते थे आर्मी रिक्रूटमेंट्स में, उसी तरह से इन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू किया और उसी आर्मी को ट्रेन भी करना शुरू किया। पहले जो आर्मी तीर और तलवार में ट्रेंड थी, पहले कैवलरीज हुआ करती थी और कैवलरीज हुआ करती थी और इन्फेंट्री जो हुआ करती थी। कैवलरीज मतलब घुड़सवारी, जिनको तलवार, घोड़े की बैक पर बैठ के तलवार से लड़ना सिखाया जाता था, उसकी अब इम्पोर्टेंस कम हो गई थी और इन्फेंट्री बढ़ गई थी। और इन्होंने लोकल लेवल पर रिक्रूटमेंट्स किए, इन्फेंट्री को ट्रेनिंग देना शुरू की, टेक्नोलॉजी से इक्विप किया। इन्होंने मस्केट्स, जो लॉन्ग गन्स हुआ करती थी, मैचलॉक्स हुआ करते थे जिसमें माचिस से जला के और फिर शूट करते थे, तलवार और तीर लगभग ख़त्म होने लगी थी। पर इसी ट्रेनिंग के क्रम में इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसी कुछ तकलीफ़ें आ गई थी जिससे जो रिक्रूटमेंट करते थे, जिनको सिपाही कहते थे ये लोग, और हम सिपाही कहने लगे थे, सिपाही, उन्होंने इसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन ही कर दिया था 1857 का। वो क्या रीज़न थे इस ट्रेनिंग पोर्शन में ही थे जो आप 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे। और ये होता है आपका चैप्टर फिनिश। आशा आपको समझ में आया होगा। याद कीजिए, ये लोग आए ये लोग आए 1857